गवर्नमेंट को एजुकेशन फ्री कर देनी चाहिए एक बेसिक लेवल पर। फ्री की चीज़ की ना हम लोग वैल्यू करते नहीं है। कुछ भी हमें फ्री मिलता है ना वो घर में कहीं भी पड़ा रहता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस किसको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए? सेफेस्ट वे तो आज भी एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज ही है। अब आप मेरे को किस तरीके से ट्रीट करोगे कि अगर सपोज मेरे को किसी एक्स कॉलेज में एडमिशन लेना? पहले तो अपनी एक्सपेक्टेशन सेट राइट करो। दूसरा, उस कंसल्टेंट को चेक करो, उसके पास के बच्चों तक पहुंचने की कोशिश करो, उसके टेस्टिमोनियल ढूंढो। आज इंटरनेट पे सब अवेलेबल है। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम आपके हिसाब से कितना फिजिबल है और कितना अच्छा है? हैंडीकैप के लिए बहुत बड़ा सॉल्यूशन है ऑनलाइन एजुकेशन, जो बच्चा कॉलेज नहीं जा सकता। सर, जो सुसाइड होते हैं, मार्क्स नहीं आना, एडमिशन नहीं होना, क्या सोल्यूशन हो सकता है? कि हम मेंटल हरासमेंट या मेंटल प्रेशर इतना ना बनाएं इन पे कि जहाँ इनको लगे कि हम कुछ कर ही नहीं सकते अगर हम एग्जाम में फेल हो गए। डोनेशंस कितना इम्पोर्टेंट है यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस के लिए? वेल ऑर्गेनाइज्ड करप्शन है ये। कि इंजीनियर्स की जॉब खतरे में है या फ्यूचर ऑफ एआई क्या होने वाला है? मैं ये नहीं बोलता कि एआई जॉब्स ले लेगी। एआई जॉब उनकी ले लेगी जो रिगार्डिंग पेपर स्कैम्स जो चल रहे हैं। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लाने चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो ऐसा करते हैं। एजुकेशन माफिया, यहाँ पे जितने स्कैम्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिशियंस से सपोर्ट से चल पाती है। Okay guys, cut. Good job, Annie. That was good. सबके लिए पकौड़े लगा। पकौड़े, वो भी बारिश के बिना। बारिश। पकौड़े। बारिश। अब राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। हेलो गाइज, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ में ज्वाइन कर रहे हैं रोहित गुप्ता सर, जो कि कॉलेज वैद्या के फाउंडर हैं। और आज इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे एजुकेशन इंडस्ट्री की बहुत सारी डार्क सीक्रेट्स। वेलकम ऑन जज्बात सर। थैंक यू कुणाल। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। राजस्थान आने में बहुत अच्छा लगता है। राजस्थान जब भी आता हूँ, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि मेरी मिट्टी है ये राजस्थान। बिल्कुल। मेरे मम्मी पापा दोनों यहीं के हैं राजस्थान के, तो और बड़ा प्राउड फील करता हूँ जब बोलता हूँ कि मैं राजस्थानी हूँ और एक मारवाड़ी राजस्थानी हूँ। और आज हमको भी प्राउड है कि हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे हमारे दिस इज़ राजस्थान बिगेस्ट पॉडकास्ट चैनल, और यहाँ पे हम जितने भी मारवाड़ी राजस्थान के जितने भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं ऑल ओवर द ग्लोब, उनको हम बुलाते हैं। और हम चाहते हैं कि आपका जो बिज़नेस है, आपकी जो ग्रोथ स्टोरी है, ये जितने भी और लोग हैं जो इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, उन तक ये पहुँचे। थैंक यू। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो आपकी कंपनी है उसके बारे में थोड़ा सा आप एक ब्रीफ बताएं लोगों को, देन वील प्रोसीड विद द पॉडकास्ट। तो कॉलेज विद्या हमने फाउंड की थी 2017 में इस मिशन से कि सारे कॉलेजेस की, सारे यूनिवर्सिटीज़ की इंफॉर्मेशन एक जगह ला सके। पहले क्योंकि ये कॉलेज और यूनिवर्सिटीज रूल करते थे, अपनी खुद की ऐड निकालते थे, अपने मतलब बच्चे को इन्फ्लुएंस करते थे कि वो इनके पास कैसे जाए। तो हमने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे सबका सच रखा जाए, सबके रिव्यूज रखे जाए, सबकी कौन फैकल्टी है, सबके क्या कंपेयर होते हैं। तो हमने बनाना था कि एक ही जगह आके बच्चा क्या क्या कंपेयर कर सकता है, किस किस रेटिंग पे कर सकता है। तो हमने इसको बिल्ड करना स्टार्ट किया था कंपेयर फंक्शन से। और आज इसमें करीबन 30 से ज़्यादा ऑप्शन है जिसपे कि आप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो और उसके बाद अपना डिसीजन ले सकते हो कि आपको कहाँ जाना चाहिए। मतलब ये एक तरीके का इस तरीके का आपने प्लेटफॉर्म बनाया, जैसे हम लोग मोबाइल वगैरह खरीदते हैं उसको कंपैरिजन कर लेते हैं। सो वी कैन कंपेयर द एजुकेशन, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स को भी उस तरीके से कर सकते हैं पूरा। बिल्कुल। तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को एक जगह कंपेयर कर सकते हो। मतलब बेसिकली इट्स अ रिसर्च प्लेटफॉर्म। एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? यार, हम हमेशा बात करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम इंडिया में खराब है। हाँ। हर जगह यही सुनने को मिलता है। पर मैं ये कहता हूँ कि हम टाइम के साथ में चेंज कर रहे हैं। हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हाँ, हमेशा हर इंडस्ट्री की हर बात की एक डार्क साइड तो रहती है, तो वो एजुकेशन की भी है। पर अच्छी बात यह है कि हाँ, हम लोग अब चेंजेस कर रहे हैं, अपने सिलेबसेस में चेंज कर रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा चेंज था एजुकेशन सिस्टम में। हम लोग अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच को हमेशा ऐसा देखते थे कि हम लोग एग्जाम ड्रिवन सोसाइटी में थे। हम लोग उस बच्चे को अच्छा बोलते थे जो क्रैम करके आता था, बुक्स को अच्छा एग्जाम देता था, उसको हम लोग अच्छा बोलते थे। जो प्रैक्टिकल अप्रोच रखता था, जो क्रिएटिव थिंकिंग रखता था, जो स्किल के बेसिस पे बात करता था, उस बच्चे को हम लोग अच्छा नहीं मानते थे। तो अब अप्रोच चेंज हो रही है।
अब हम लोग स्किल्स की बात कर रहे हैं, अब हम लोग ट्रेडिशनल डिग्रीज के अलावा स्किल बेस्ड ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बोलता हूँ इंडिया में आ रहा है, हर जगह इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं, हर स्टेट में आप देखो आज तो एक इन्वेस्टर समिट हो रही है, इंडस्ट्री सेट हो रही है, नए नए जॉब प्रोफाइल्स आ रहे हैं, और ऑनलाइन रेवोल्यूशन के साथ में बहुत सारे नए जॉब रोल्स भी आ गए यार। अब बिल्कुल, जहां हमें पहले पता नहीं था कि वीडियो एडिटर क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, आज बहुत सारे रोल्स ओपन किए हैं। तो हाँ, एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है और अभी भी बहुत दूर जाना है। बहुत छोटा सा पार्ट है जो हमने चेंज कर पाए हैं, पर हाँ और बहुत दूर जाके हम इसको चेंज कर पाएंगे। सर, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम वर्सेस जो हमारा ट्रेडिशनल वैदिक ज्ञान, वैदिक एजुकेशन सिस्टम रहा है, उसके बारे में भी बताइए थोड़ा सा आज। ट्रेडिशनल अप्रोच सिस्टम जो थी यूनिवर्सिटीज़ की, वो थी बच्चे को रेगुलर बुलाना, कॉपी किताब पढ़ा देना और एग्ज़ाम बेस्ड पे अवार्ड कर देना। अब मॉडर्न सिस्टम ये नहीं है। मॉडर्न सिस्टम में एग्जाम्स खत्म हो रहे, स्किल्स को ज़्यादा बात की जा रही है कि बच्चे को क्या आता है। अब हमें चाहिए क्रिएटिव थिंकर्स, हमें प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए, हमें स्किल बेस्ड बच्चे चाहिए जो, अच्छा, हम जब बात करते हैं कि इंडिया बढ़ रहा है आगे, बहुत सारी आउटसाइड कंपनीज इंडिया में आके सेटअप कर रही हैं, तो हमें वर्क फोर्स भी चाहिए होगी यार। तो ट्रेडिशनल से मॉडर्न सिस्टम में हमें आना ही पड़ेगा, चेंज करना ही पड़ेगा, अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। तो एज एन एजुकेटर, एज अ स्टूडेंट, एज अ सोसाइटी का मेंबर, हमारी सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम इन स्टूडेंट्स को आगे के लिए तैयार करें और इनको दुनिया के साथ compete करना सिखाएं, ना कि एक दूसरे से compete करना सिखाएं। आपके दिमाग में थॉट कैसे आया था अबाउट दिस वेंचर जो अभी आपने स्टार्ट करा है कि ये ही करना चाहिए या इसकी एक नीड है? मैं पीछे चलता हूँ। जब मैं स्कूल पास किया मैंने 2002 में, जब मैंने स्कूलिंग पास की तो मेरे 72% मार्क्स आए थे और मुझे लगा था कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। जब मैं वापस आया दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने गया तो मुझे बहुत ही ख़राब कॉलेज में एडमिशन मिला। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि एक अच्छा कोर्स एवरेज कॉलेज से करना और ख़राब कोर्स बहुत ही बड़े कॉलेज से करना ज़्यादा अच्छा है कि आप अच्छा कोर्स एवरेज कॉलेज से कर लो। अच्छा, तो मैं जब दिल्ली आया तो मुझे ना तो मेरा कॉलेज अच्छा मिला मेरी पसंद का, ना मुझे कोर्स पसंद का मिला, क्योंकि हमारे उस समय पे कॉलेज की एंट्री मिलती थी आपके 12th में कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं। तो वहाँ से ये प्रॉब्लम आई यार कि मुझे ऐसा क्यों रखा गया कि मुझे मेरी पसंद का कॉलेज क्यों नहीं मिला, मुझे मेरी पसंद का कोर्स क्यों नहीं मिला। अब जब आपको पसंद का कॉलेज और पसंद का कोर्स नहीं मिलता है तो आप फिर धक्का मारते हो और आगे बढ़ते हो। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्योंकि कॉलेज में अपनी अटेंडेंस का भी बहुत ज़्यादा सिस्टम नहीं है, तो कॉलेज जाना होता था, मस्ती करने के लिए जाना होता था। तो वहाँ से फिर मैं एजुकेशन में कैसे घुसा, मुझे घर से मिलते थे 1500 रुपये पॉकेट मनी, और दिल्ली में रहना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना 1500 रुपये से कुछ नहीं होता था। ये कौन से ईयर की बात है? ये 2003 से 2006 की बात है। हाँ, तब तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। 1500 रुपये में कुछ नहीं होता था। तो मैंने सोचा है कि कॉलेज के बाहर ही एक जॉब ले लेता हूँ। तो वहाँ पे एक पोस्टर लगते थे कि रिक्वायर्ड अ फील्ड बॉय, जो हमारे पैम्फलेट और लीफलेट्स को बांटे। तो मैंने वो जॉब ले ली। तो 1500 रुपये वहाँ से मिल जाते थे, 1500 रुपये घर से मिल जाते थे, और मेरा काम बस ये था कि वो लीफलेट और वो पैम्फलेट जहाँ भी स्टूडेंट्स एरिया है वहाँ जाके मुझे वो डिस्ट्रीब्यूट करने होते थे। ठीक है। तो धीरे धीरे मुझे समझ आया कि ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं ये कराते क्या हैं। कंप्यूटर उस समय, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नया नया आया था, पर कंप्यूटर कोचिंग बहुत चलती थी, मतलब कंप्यूटर सिखाया जाता था। आज तो कंप्यूटर कोर्स कोई पढ़ता ही नहीं है, कोई करने नहीं जाता। सुपर कंप्यूटर हमारे हाथ में रहता है आज तो लगा कि कंप्यूटर एजुकेशन चलेगी आगे। तो मैंने और मेरे बड़े भैया ने हमने सोचा कि क्यों ना एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट डाला जाए, और हम लोग अकाउंट्स की ट्रेनिंग में गए कि हम लोग बेसिक टैली, अकाउंट्स, टैक्सेशन ये सब पढ़ाएंगे बच्चों को और इनको जॉब दिलवाएंगे। 2008 में हमने ये स्टार्ट करी और 2011 तक हमने इसकी करीबन 80 ब्रांचेस बना दी ऑल ओवर इंडिया। अच्छा। और 2009 में हम लोग इस कंपनी में फंडिंग भी ला पाए 5 करोड़ रुपए की, और 2009 में 5 करोड़ रुपए की फंडिंग लगा कि पूरा बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अमाउंट हमारे बैंक में आ गया। और धीरे धीरे हम लोग चलाते गए, कंपनी चलती रही। 2013 तक कंपनी बहुत बुरे लॉसेस में आ गई। हो सकता है कि जो हम प्रॉमिस कर रहे हों वो हम लोग डिलीवर ना कर पा रहे। तो 2013 में हमें ये कंपनी बेचनी पड़ी। अच्छा। हाँ, अगेन हमने ये कंपनी बेची, और वो भी हमें कुछ मिला नहीं, हमने इसको लाइबिलिटीज में बेची। कंपनी में करीबन 1-2 करोड़ रुपए का लोन था। तो जो बायर आया उसने बोला मैं लोन पे कर दूंगा और कंपनी मुझे मिलनी चाहिए। तो हम लोग ये देके कंपनी को हमने बेच दिया।
उसके बाद में मेरे भैया दुबई चले गए और मैं एक नाम नहीं लूंगा, एक यूनिवर्सिटी में काउंसलर की नौकरी पे लग गया। मेरा काम था कि देश के अलग अलग छोटे छोटे शहरों में जाके, छोटे छोटे गाँवों में जाके उस यूनिवर्सिटी के बारे में लोगों को बताना। ठीक है। और मेरी सैलरी भी आ रही थी और मैं काम भी कर रहा था। फिर एक दिन किसी एक पेरेंट ने पूछा कि आप मेरे बच्चे को ऐसी राय देना जैसा आप अपने बच्चे को दोगे। डीप। तो वहाँ वो बात लग गई बहुत ज़्यादा। मैं वहाँ पे कुछ बोल ही नहीं पाया, मैं वापस आ गया घर अपने। तो वहाँ लगा कि यार मैं एज अ काउंसलर क्या इसको सही राय दे रहा हूँ, ये सही जगह जा रहा है। उस समय एक शौक हुआ कि यार मैं ठीक काम नहीं कर रहा, मैं अच्छा काम नहीं कर रहा, मैं क्यों इसको भेजना, तो मुझे ACT चाहिए, मैं इसको भेज रहा हूँ BCT। मैं भी तो इसके साथ वही कर रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ था। तो यहाँ वो एक डीप शॉक लगा। तो यहाँ से सोचा कि यार छोड़ते हैं, वापस कुछ प्लान करते हैं, ऐसा कुछ बनाते हैं। और मेरे भैया दुबई से वापस ही आए थे। मैंने उनसे अगेन ये डिस्कस किया क्योंकि मैंने इंडिया बहुत रिगरस ट्रैवल किया था इस जॉब में अपनी। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया बहुत ट्रैवल किया था। तो मैंने बोला कि ये प्रॉब्लम है, जो शहर के बच्चे हैं उनके पास तो सारी इन्फॉर्मेशन है, उनके पास में अच्छे लोग हैं बताने के लिए, उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं। छोटी जगहों में Tier 2, Tier 3 सिटीज़ के अंदर कोई बताने वाला नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता। बिल्कुल उन्हें कुछ नहीं पता है, ना उनके पेरेंट्स को पता है, ना उनके टीचर्स को पता है, ना उनके दोस्तों को पता है। वो ज़्यादातर डिसीजन लेते हैं अपनी हायर एजुकेशन का, जहाँ उनके दोस्त जा रहे हैं वो वहाँ चले जाएंगे या एड्स देख के। या ऐड देख के, और वो कोई रिसर्च नहीं करते। अच्छा, ये जो 3 साल होते हैं स्कूल के बाद ना आपके, ये बड़े प्रेशियस मोमेंट होते हैं लाइफ के। आप वापस आके इनको ठीक नहीं कर सकते, और हम छोटे से फायदे के लिए इनको कहीं भी भेज देते हैं। तो वहाँ सोचा कि नहीं यार, ये डिसीजन इनको खुद को लिया जाए, ये खुद लें, अच्छा बुरा जैसा भी डिसीजन हो। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ सबको एक जगह ले आया जाए। हालांकि चैलेंज बहुत बड़ा था कि सारे कॉलेजेस एक प्लेटफॉर्म पे आना पसंद नहीं करते थे। तो स्टार्टिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि यूनिवर्सिटी से हमें काफ़ी, मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि काफ़ी हमें ऑब्जेक्शंस आती थी कि हमें आपकी वेबसाइट पे नहीं रहना। पर धीरे धीरे जब हमने ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आना शुरू हो गया, स्टूडेंट्स आने लग गए, कंपेयर करने लग गए, अलग अलग यूनिवर्सिटी को देखने लग गए, तो आज मतलब 2017 से आज का दिन बता रहा हूँ कि आज यूनिवर्सिटीज़ हमारे पीछे रहती हैं कि हमें भी लिस्ट करना है, हमें भी लिस्ट करना है। तो ये एक डायरेक्टरी बन गई है, एक पोर्टल बन गया है। तो ये यहाँ से सोच आई यार कि कुछ ऐसा बनाना चाहिए बच्चों के फ़ायदे के लिए, और जो वो खुद देख पाए, खुद कर पाए। आज बच्चे को मोबाइल चाहिए, वो खुद जाके कंपेयर करता है, वो खुद डिसाइड करता है उसको कौन सा मोबाइल चाहिए। वो अपनी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं डिसाइड कर सकता? नहीं, इट इज़ अ गुड ऑप्शन, और आई थिंक कि बहुत डिफरेंटली आपने उसको थॉट दिया है कि इसको जिस तरीके से आप लेके आए हो प्लेटफॉर्म को, बिकॉज इससे पहले आई डोंट थिंक कि इस तरीके की कोई चीज़ अवेलेबल थी। कुणाल, और मैं हमेशा ये बात भी बोलता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म बनाने में मेरी मदद किसने करी है? मेरी मदद बच्चों ने करी है। क्योंकि हमने एक सिंपल टूल सोचा था कि हम इसको डायरेक्टरी बनाएंगे, यहाँ पे सारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस इंडिया के ले आएंगे और कंपेयर करवा देंगे। बच्चों ने ही हमें बताया कि नहीं, आप यहाँ पे फैकल्टी की भी डिटेल डालो, आप यहाँ पे प्लेसमेंट्स भी डालो। बट आई थिंक कि सर बच्चों ने तो ऑफकोर्स आपको बताई है, बट जिस तरीके से अभी आप अपनी जर्नी बता रहे थे ना, सो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो आपकी जर्नी रही है, जहाँ पे आप इतनी जगह गए हो, है ना, इतना ज़्यादा आपने ट्रैवल किया है, फील्ड पे वर्क करा है, ग्राउंड रियलिटी वो आपने समझा, तो वो जो एक आपको आइडिया आया उस ग्राउंड रियलिटी की वर्किंग से कि दिस इज़ समथिंग कि जो मार्केट में आना चाहिए, और वो एंड प्रोडक्ट था। कुणाल, उस समय ना ओयो और ओला ये सब टैक्सी नहीं चलती थी, और होटल बुकिंग नहीं चलती थी, बस एंड ऑल से ये सब चलती थी। और जिस शहर जाता था, जिस गाँव में जाता था, पता नहीं होता था वहाँ पे होटल हो गया नहीं होगा। तो कई बार रात को तो सोने के लिए होटल नहीं मिलता था, ऐसी जगह पे पहुंच जाता था। तब पता लगता था कि इस शहर में तो होटल है ही नहीं, तो यहाँ पे गांव है छोटा सा। तो इस ट्रैवल ने बहुत मदद की मेरे फाइनल जर्नी में, फाइनल करियर में। इस ट्रैवल ने बहुत मदद किया मेरे को। जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं दैट एडमिशन कंसल्टेंट्स का जो एक रोल रहता है ना, इन शेपिंग एनी इंडिविजुअल पर्सन्स फ्यूचर, है ना, तो उसके बारे में आप और क्या डेप्थ में बताना चाहेंगे कि हाउ दैट इफेक्ट्स, और कितने ज़्यादा जेन्युइन होते हैं एडमिशन कंसल्टेंट्स? क्योंकि अभी तो हमने थोड़ा बहुत तो हमको हिंट दिया ही है, बट इन डेप्थ अगर हम बात करें सिर्फ जो पर्टिकुलरली इस इंडस्ट्री में है, तो वो किस तरीके से ट्रीट करते हैं? जब आप एक एजुकेशन काउंसलर हैं, तो मैं सपोज आपके पास में आया, तो अब आप अभी कंपनी वाला पार्ट नहीं अपन करे, डिस्कस कर रहे हैं, तो अब आप मेरे को किस तरीके से ट्रीट करोगे कि अगर सपोज मेरे को किसी एक्स कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वो क्या क्या बोलते हैं, ऐसी कौन सी बातें, ऐसी कौन से झूठ या क्या चीज़ होती है? एक कंसल्टेंट चूज करने से पहले
आप अपनी एक्सपेक्टेशंस सेट राइट कर लो कि आपको इस कंसल्टेंट से चाहिए क्या। कई बार एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए मदद चाहिए होती है, कई बार फॉरेन जाना है तो वीज़ा प्रोसेस के लिए मदद चाहिए, कई बार ये जानना है कि इस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है। तो आपको पहले तो अपनी एक्सपेक्टेशन सेट राइट करो। दूसरा, उस कंसल्टेंट को चेक करो, उसके पास्ट के बच्चों तक पहुंचने की कोशिश करो, उसके टेस्टिमोनियल ढूंढो। आज इंटरनेट पे सब अवेलेबल है। कंसल्टेंट जो आपको ओवर प्रॉमिस करे कि मैं जेन्युइन एडमिशन दिलवा दूंगा, मैं गारंटी करवा दूंगा तुम्हारी, मैं फीस कम करवा दूंगा, ये सब चीजों से कुछ चीजें हैं जिनसे बचा जाए। तो पहले अपनी एक्सपेक्टेशन सेट राइट करो और कंसल्टेंट से ये जानने की कोशिश करो कि कंसल्टेंट आपको कितना जानता है, मतलब कंसल्टेंट किस एरिया से आता है और आपको कितना जानता है, उसके बाद ही वो आपको हेल्प कर पाएगा। तो कंसल्टेंट अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, मतलब हर इंडस्ट्री के अंदर कुछ अपने फायदे के लिए आपको कहीं भी भेज देंगे। तो अपनी रिसर्च करना सीखो, अपनी बजटिंग करो, अपनी कैपेबिलिटी देखो कि आपको कहाँ जा सकते हैं, आपको कहाँ मतलब आपकी कैपेबिलिटी क्या है, कि आपका बजट कितना अलाउ करता है। तो अपनी रिसर्च भी करो और आपको कंसल्टेंट चाहिए तो अपना कंसल्टेंट वाइजली चूज करो। लाइक क्या प्रोसेस होता है, क्या अमाउंट चार्ज करते हैं कंसल्टेंट्स, जो कि एक स्टूडेंट अगर उनके पास में जाता है ना, और किस तरीके से एक प्रोसेस होता है वो भी थोड़ा सा बताइए। बहुत सारी वेबसाइट्स है कंसल्टेंट्स की जहाँ पे आप जाके अलग अलग कंसल्टेंट्स की अलग अलग फीस होती है। ये वेरी करती है 500 रुपये से 50,000 रुपये तक। ठीक है। और फ्री भी मिलती है, फ्री भी कंसल्टेंसी मिलती है। इसको मैं अपनी वेबसाइट से जोड़ता हूँ। जब हमारे वेबसाइट पे बच्चे आते हैं तो बहुत सारी रिसर्च करके, बहुत सारा कंपेयर करके आखिर में 2-3 शॉर्ट लिस्टिंग पे अटक जाते हैं कि यार अब मैं फाइनली क्या डिसीजन लूँ, किस में जाऊँ। तो हम उसको यही बताते हैं कि जाना नहीं जाना ये आप ही की चॉइस है। आपके लिए क्या अच्छा होगा, ये अच्छा हो सकता है आपके लिए, पर जीरो इन आप खुद ही करो। अच्छा। तो कंसल्टेंट जब भी आपको पुश करे कि एक जगह जाना है, इसी जगह जाना है, तो कभी ये मान लीजिए कि वो कंसल्टेंट ठीक नहीं है। ओके। वो आपसे डिसीजन अगर लिखवाए तो ज़्यादा अच्छा है। और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिनका ध्यान रखना चाहिए, लाइक एडमिशन्स से पहले, है ना, वो स्टूडेंट्स को आप बता पाएंगे उसमें कि? देखिए, अब आज का जो टाइम है ना, ये बहुत इंटरनेट इन्फ्लुएंस्ड है। इंटरनेट पे हमें कुछ भी दिखता है ना तो हम मान लेते हैं वो, और कई बार हम लोग सच्चाई देखना ही नहीं चाहते। और मैं ये बोलता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान रखो, क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को जो है सरकार ड्राइव करती है। तो अप्रूवल्स देखने चाहिए, फीस देखनी चाहिए, स्कॉलरशिप क्या अवेलेबल है। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो तो क्या क्या तरीके के फाइनेंशियल एड आपको गवर्नमेंट से मिल सकते हैं, क्या क्या स्कॉलरशिप मिल सकती है, ये देखना चाहिए। फैकल्टी कैसी है वहाँ की, ये देखना चाहिए। उसके पास्ट के जो बच्चे निकले हैं वो कैसे निकले हैं, वो प्लेसेबल थे, प्लेस हुए हैं, नहीं हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइजीन होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं कि अप्रूवल्स होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, फैकल्टी ठीक होनी चाहिए, प्लेसमेंट होनी चाहिए, और जिस कोर्स को आप चूज कर रहे हो क्या वो उस कोर्स में मास्टरी है उस कॉलेज की, इंस्टीट्यूट की। क्योंकि बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, फिर उसके अंदर और बहुत सारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है। तो मैं ये नहीं बोलता कि हर कॉलेज हर कोर्स अच्छा पढ़ा रहा होगा। कॉलेज अच्छा नहीं है, कॉलेज कोर्स कौन सा अच्छा करा रहा है। तो कोई इंजीनियरिंग में अच्छा कराता है, कोई साइंस में अच्छा कराता है, कोई मैनेजमेंट में अच्छा कराता है। तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज को अच्छा मत बोलो, कोर्स वो अच्छा करा रहा है कि नहीं करा रहा है, ये जरूर चेक करो। जब एडमिशन्स का टाइम होता है तो जनरली ऐसा सुनने में भी आता है और देखने को भी मिला है कि उस टाइम या उस टाइम पीरियड में अराउंड जो भी 1-2 महीने 3 महीने का जो टाइम फ्रेम होता है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की जो एक शोकेसिंग है वो बहुत डिफरेंट होती है अपार्ट फ्रॉम ऑल ओवर द ईयर। ठीक है, तो इसके पीछे क्या क्या चीज़, किस तरीके की चीज़ें कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ करती हैं टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स की, क्योंकि उसके बाद में जब वो देखते हैं तो वो उसी कॉलेज का एक दूसरा रूप देख रहे होते हैं और उससे पहले शायद कुछ और ही मिल रहा होता है। प्रॉमिस वही करो जो आप डिलीवर कर पाओ। मैं तो हर किसी को, हर यूनिवर्सिटी से जब भी मिलता हूँ तो यही बोलता हूँ, जो भी प्रॉमिस कर रहे हो वो डिलीवर करो। हाँ, जो ये एडमिशन टाइम आता है इस समय यूनिवर्सिटीज़ का एड स्पेंड बहुत बढ़ जाता है। कई यूनिवर्सिटीज़ बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स को ले आती हैं। पर मैं यही बोलता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी के एड्स को मत देखो, उनके बच्चों तक पहुँचने की कोशिश करो जो वहाँ पढ़ रहे हैं, वो असली एम्बेसडर्स हैं वहाँ के। तो आप ये न्यूज़पेपर ऐड और टीवी ऐड से अपनी यूनिवर्सिटी का डिसीजन मत चुनो। आप बच्चों तक पहुँचो, सही काउंसलर्स तक पहुँचो, अपनी रिसर्च खुद करो, अपनी बजटिंग करो, अपनी कैपेबिलिटी देखो और खुद डिसाइड करो, इन्फ्लुएंस मत हो। मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे जितनी या कुछ ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है ना, जो कि इन टर्म्स ऑफ हम उसको कह रहे हैं जो फीस है
जो स्टूडेंट से लेते हैं, है ना, वो इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, और उसी के अगेंस्ट में वो, जैसे अभी आपने बोला कि ब्रांड एम्बेसडर्स आ जाते हैं, फिर स्पेंडिंग इतनी होती है, तो अल्टीमेटली वो चार्ज तो स्टूडेंट से ही कर रहे हैं। तो वो आपको कितना सही है, कितना गलत लगता है वो? मैं इसका एग्जांपल ना आपको अमेरिका से देता हूँ। हाँ। अमेरिका में जो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ है या टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ है, तो उसमें जो रैंक 1 है ना, वो सबसे ज़्यादा पैसा चार्ज करती है। अच्छा। सबसे ज़्यादा जो रैंक 1 पे है, रैंक 2 पे उससे कम, रैंक 3 पे उससे कम। वेस्ट में क्या मानना है कि आप जब पैसा लगाओगे ना तो आप वैल्यू भी लोगे। ओके। और जब अफोर्डेबल ढूंढोगे तो वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो सेम ये इंडिया में भी है कि इंडिया में हम लोग गवर्नमेंट की, अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात नहीं करूं, तो प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट में है ऐसा कि जिनकी फीस ज़्यादा है वो क्वालिटी भी देते हैं। और हाँ, कुछ कॉलेज होते हैं जो विच इज डार्क साइड ऑफ आवर इंडस्ट्री, कि जहाँ पे वो फीस भी ज़्यादा लेते हैं पर डिलीवर भी नहीं करते। उसमें कुछ और ही चल रहा है, मतलब कुछ और ही चलता है। तो क्वालिटी लेनी है। मतलब राजस्थान की एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है यार, मैं नाम नहीं लूँगा अभी, जो कि प्राइवेट कॉर्पोरेट ग्रुप है, वो यूनिवर्सिटी चलाती है, और विच इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन आवर कंट्री। और सबसे हाई, मतलब टॉप फीस है उनकी, बहुत बहुत महंगा कॉलेज है वो, पर क्वालिटी देते हैं तो बच्चा आता है लेने। मतलब किसी का भला करके, किसी को जो प्रॉमिस कर रहे हो वो डिलीवर कर रहे हो, तो पैसा मांगने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। ये जो चीज़ें आपको लग रही है, लाइक जिस तरीके से अभी कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में जो सिर्फ एक लग्जरी प्रेजेंट हो रही है वहाँ पे, है ना, और सिर्फ जो थोड़े मतलब सोसाइटी के जो हाई एंड लोग हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं, उनके बच्चे वहाँ जा रहे हैं पढ़ने के लिए, एक वो ट्रेंड सेट हो रहा है। तो जो मिडिल क्लास है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इस चीज़ से, कि क्योंकि वो इन्फ्लुएंस होते हैं कि भाई वो अगर जा रहे हैं तो हमको भी वहाँ जाना है। और इस चीज़ को आप कैसे देखते हो, हाउ लाइक जो मिडिल क्लास के जितने लोग हैं उनके लिए क्या सीख है, कि उनको क्या चीज़ इससे अडाप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या? कुणाल, पहले तो ये स्कूल्स और कॉलेजेस ना अब होटल्स बिल्कुल बन गए बिल्कुल हैं, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। अकोमोडेशन पे बहुत ध्यान देते हैं ये, बच्चे को अट्रैक्ट करने पे कोशिश करते हैं ये कि अकेडमिक्स ना दिखाना पड़े पर इंफ्रा दिखाना पड़े कि मेरा इंफ्रा कैसा है। तो ठीक है, इस बात को हम अलग रखते हैं। मिडिल क्लास की बात करते हैं कि मिडिल क्लास को कैसे इन्फ्लुएंस होना चाहिए, नहीं चाहिए। मिडिल क्लास के पास में आज बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन टर्म्स ऑफ लोन्स। आज बहुत सारे लोन प्रोवाइडर्स हैं जो लोन के थ्रू एजुकेशन लोन्स को फंड करते हैं, EMI के थ्रू बच्चा दे सकता है। और मिडिल क्लास नहीं, मैं बोलता हूँ हर आदमी को अपनी कैपेबिलिटी मालूम होनी चाहिए, अपना बजट मालूम होना चाहिए कि किस बजट में मैं कहाँ जाऊँगा। क्योंकि जितना पैसा आप लगाते हो उसी हिसाब से आप अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करो यार। आप अगर ट्रेन का पैसा लगाओगे तो ट्रेन में जाओगे, प्लेन का पैसा लगाओगे तो प्लेन में जाओगे। पर हाँ, स्कॉलरशिप बहुत तरीके की अवेलेबल हैं जो हमें नहीं पता होती है। तो आप जाओ, रिसर्च करो, स्कॉलरशिप्स लो, फाइनेंशियल एड लो, पैसा EMI में पे कर सकते हो। अपनी पढ़ाई होने के बाद में, ग्रेजुएशन होने के बाद में छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में वापस पे कर सकते हो। तो आज बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप compete कर सकते हो उन रिच बच्चों से, जो अपर मिडिल क्लास में जिसको हम बोलते हैं, उन बच्चों से compete कर सकते हो कि आप लोन के थ्रू अपनी ड्रीम्स और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो। आज जिस तरीके से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन के टाइम पे बहुत सारा मैनिपुलेशन होता है, और ये हमने देखा है कि कुछ इसमें रिव्यूज़ एंड ऑल में भी होता है ना, कि फेक रिव्यूज़ दिलवाए जाते हैं, है ना, पॉजिटिव रिव्यूज़ दिलवाए जाते हैं, है ना। आज उसके बारे में भी कुछ डेप्थ में आप बताइए कि क्या चीज़ें चलती हैं। बिकॉज स्टूडेंट जो है, अगर एज अ स्टूडेंट मैं अगर किसी भी कॉलेज की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखूंगा तो मैं सबसे पहले रिव्यूज़ देखता हूँ, ठीक है। और हम अदर साइट्स पे भी कंपेयर करते हैं, रिव्यूज़ देखते हैं, रेटिंग्स देखते हैं, है ना, जहाँ जहाँ हमको सारी चीज़ें दिखती है। तो एक डिफरेंट वर्ल्ड और एक और है यूनिवर्सिटीज़ की जो दिखाई जाती है और जो एक्चुअल है वो डिफरेंट है। कुणाल, ये सही है कहना कि कुछ वेबसाइट अपनी पार्टनरशिप्स को रखने के लिए रिव्यूज़ एडिट करती हैं, मैनिपुलेट करती हैं। इसको डिजिटल भाषा में बोलते हैं ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। ओके। और ये सो कॉल्ड यूनिवर्सिटीज़ और सो कॉल्ड कॉलेजेस ये बहुत सारा पैसा लगाते हैं कि इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो अच्छी रहे। पर अगेन, आप स्टूडेंट हो तो आपको सही से देखना है कि ये जो रिव्यूज़ आ रहे हैं ये एक्चुअल स्टूडेंट से आ रहे हैं या ये घोस्ट से आ रहे हैं, ये बॉट्स से आ रहे हैं। क्योंकि आज रिव्यूज लेना बहुत आसान है, बहुत आसान है। मतलब आप पैसा लगाओ और
AI आपको बहुत सारे रिव्यूज कर देगी। तो इसको ठीक करने के लिए हमने क्या किया अपनी वेबसाइट पे, जब हमने स्टूडेंट से रिव्यूज लिए, हमने उन स्टूडेंट्स को ट्रांसपेरेंट कर दिया कि आप एज अ स्टूडेंट अगर आ रहे हो तो इस स्टूडेंट से कनेक्ट करके ये देख सकते हो कि इसको कैसी सर्विसेज मिल रही है, क्या ये हैप्पी है कि नहीं है वहां से। दूसरा, हम लोग इस फंक्शनैलिटी पे भी काम कर रहे हैं कि इन रिव्यूज को रियल टाइम बेसिस पे इन यूनिवर्सिटीज कॉलेज तक पहुंचाना, और इस रिव्यू में अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई बच्चा कोई शिकायत कर रहा है तो वो रियल टाइम पे ठीक कर सके। ओके तो इस फंक्शनैलिटी पे हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी रिव्यूज को हम लोग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखते हैं, और रिव्यूज को ट्रांसपेरेंट कैसे रखा जा सकता है, जब आप रिव्यू देने वाले को और रिव्यू लेने वाले को दोनों को कनेक्ट कर सको। तो हम ये फंक्शनैलिटी देते हैं कि इन दोनों को कनेक्ट कर सकें। स्टूडेंट है, इससे कोई भी प्रूफ मांग सकता है कि आप अगर स्टूडेंट हो इस यूनिवर्सिटी के कॉलेज के, तो आप मुझे प्रूफ दो, अपना ID कार्ड दिखा दो, अपनी फीस रिसीट दिखा दो, अपनी जो आपने मार्कशीट ली है वो दिखा दो मुझे। तो ये दोनों को हम लोग ट्रांसपेरेंट बिल्कुल ऐड कर देते हैं। स्टूडेंट के लिए ये देखना जरूरी है कि वो अपने अगेन जब ऑनलाइन जाए तो ये रिव्यूज वो कहाँ से ले रहा है, किस जगह से ले रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट हो रहा है और वो हर आदमी अपनी रेपुटेशन मेंटेन कर रहा है। कितना सही है, मतलब अगेन बिकॉज ये तो एक तरीके से काफ़ी सारे लोग इसको नहीं समझते। हाँ, करप्शन है, ये ऑनलाइन करप्शन है ये, और ऑफलाइन भी होता है करप्शन, ये ऑनलाइन करप्शन है कि अपने फेक टेस्टिमोनियल्स लिए जा रहे हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि किस प्लेटफॉर्म पे जाके कहाँ देख रहे हो आप ये रिव्यूज, वो बड़ा मैटर करता है। आप अमेजोन पे आज जाते हो, आप रिव्यूज देखते हो, तो आप उसकी बायर की प्रोफाइल पे जाके रीच आउट कर सकते हो उसको, जिसने लिखा होता है कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया है। अब आप उसको जाके मैसेज कर सकते हो। तो इसलिए आज आप अमेजोन को मानते हो कि उसके रिव्यूज सही होंगे, गूगल के रिव्यूज सही होंगे। तो प्लेटफॉर्म समझिए कि किस प्लेटफॉर्म पे जाके मुझे ये रिव्यूज चेक करने हैं। क्या बेंचमार्क होता है एक अच्छे कॉलेज का आपके हिसाब से? इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जब कैसा है, तो मैं ये नहीं बोलता कि वो बहुत हाई एंड होना चाहिए, वो बहुत 7 स्टार 5 स्टार होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, फैकल्टी का रेशो और स्टूडेंट्स का रेशो बराबर होना चाहिए, क्योंकि आज हमारा देश वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हमें ये पता है कि हमारा फैकल्टी और स्टूडेंट का रेशो ठीक नहीं है, पर हाँ हमें पता है कि हम ठीक कर भी नहीं सकते। पर हाँ, कुछ कॉलेजेस इसको इसलिए भी ठीक नहीं करते कि इसमें पैसा लगता है, उनके बजट्स ही नहीं होते। तो हमें फैकल्टीज के देखना चाहिए कि फैकल्टीज कौन है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखना चाहिए कि कैसा रहा है, और जिस कोर्स को आप, ये अगर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस कोर्स को आप करने जा रहे हो, क्या उस कोर्स की मास्टरी उस यूनिवर्सिटी की है कि नहीं है। यूनिवर्सिटी अच्छी है इसका मतलब नहीं है कि सारे कोर्सेज वहां पे अच्छे होते होंगे। जो आपने कोर्स चुना है, चाहे वो मैनेजमेंट चुना है, चाहे वो आर्ट्स चुना है, चाहे वो साइंस चुना है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर वो कोर्स कैसा कराया जा रहा है, वो कोर्स अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है वहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट अप्रूवल्स तो बहुत ज़रूरी है ही, कि हमारी अक्रेडिटेड बॉडी से वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज अप्रूव्ड है या नहीं है। करंट ईयर में इसका इनटेक कितना है ये भी देखना चाहिए कि हमें ये कितने एडमिशन्स ले सकते हैं, क्योंकि वो रिपोर्ट आगे ऑफ कोर्स आगे गवर्नमेंट को जाती है। तो ये 5-7 चीज़ें हैं जो कि आपको ज़रूर देखनी है एडमिशन लेते वक्त। स्किल्स और डिग्री दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों को आप किस तरीके से देखते हो आज की डेट में? इसको आई कम फ्रॉम अ स्कूल वेयर आई सी कि डिग्री इज अ बेसिक एजुकेशन, स्किल्स कैन लैंड यू अ जॉब। ऑफ कोर्स 12वीं करते ही आप स्किल्स करके जॉब पा सकते हो। स्किल्स आपको जॉब दिलाएगी, 100% लाएगी। डिग्री आपको जॉब से ऊपर पहुंचाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर जॉब करनी है, सिर्फ जॉब करनी है लाइफ में, तो स्किल्स करो और रीस्किल करनी पड़ेगी। आज एक काम कर लिया, सीख लिया, वो आउटडेट हो जाएगा 2 साल में, फिर अगेन आपको रीस्किलिंग करनी पड़ेगी, फिर आउटडेट हो जाएगा। पर डिग्री आपको एक ब्रॉडर माइंडसेट देगी, एक इंडस्ट्री को समझने की क्षमता देगी। और मैं ये बोलता हूँ कि अगर बिजनेसमैन बनाने हमें, क्रिएटिव थिंकर्स बनाने हमें, तो बेसिक एजुकेशन पार करने के बाद ही जाना। ऑफ कोर्स स्किल हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी, स्किल डेवलपमेंट कभी पीछे नहीं जाएगा, हमेशा था भी और रहेगा भी, क्योंकि मैन फोर्स हमें स्किल डेवलपमेंट से मिलती है, और एक अच्छी सोसाइटी हमें बेसिक एजुकेशन होने के बाद मिलती है। तो डिग्री इंपॉर्टेंट है, स्किल्स इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। स्किल्स विल गेट यू अ गुड जॉब और डिग्री विल गेट यू अ गुड वर्ल्ड, गुड सोसाइटी। और मैं इसको ऐसा भी बोलता हूँ कि अगर आपको बिजनेस करना है, तो बिजनेस में आपको एक स्किल सेट ऑफ एरिया नहीं देखना। बिजनेस में आपको फाइनेंस भी देखना है, आपको HR भी देखना है, आपको मार्केटिंग भी देखनी है। तो बिजनेस में आपको एज अ होल का पूरा सब देखना है। पर स्किल्स में अगर आपने स्किल करके आए हो, तो आप एक ही डिपार्टमेंट को देख पाओगे। आपके हिसाब से गवर्नमेंट को एजुकेशन फ्री कर देनी चाहिए एक बेसिक लेवल पे, जस्ट टू मेक पीपल मोर अवेयर अबाउट द बेसिक एजुकेशन पार्ट?
आप क्या सोचते हो, मतलब इस कुणाल, पे आपका टेक क्या मैं है? इसमें बहुत छोटा हूँ कुछ भी कमेंट करने के लिए, पर फिर भी मैं बोलता हूँ कि बेसिक एजुकेशन का राइट, बेसिक एजुकेशन जो है वो सब्सिडाइज्ड होनी चाहिए। फ्री में हम लोग वैल्यू नहीं करेंगे। फ्री की चीज़ की ना हम लोग वैल्यू करते नहीं है। हम लोग इंडिया में मैं ऐसे देख रहा हूँ कि जो फ्री होता है उसका वैल्यू करते नहीं है। कुछ भी हमें फ्री मिलता है ना, वो घर में कहीं भी पड़ा रहता है, हम लोग वैल्यू नहीं करते। तो सब्सिडाइज होनी चाहिए मार्जिनल सोसाइटी के लिए, जहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, रूरल एरियाज में, सेमी रूरल एरियाज में, इनको सब्सिडाइज होनी चाहिए। फ्री तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और एज अ गवर्नमेंट ये हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम देश के हर पार्ट तक एजुकेशन को पहुंचा सकें, टेक्नोलॉजी को पहुंचा सकें। आज टेक्नोलॉजी ड्रिवन दुनिया है, तो हम टेक्नोलॉजी के थ्रू एजुकेशन को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि अगर मैं कोई प्ले थिएटर में देखने जा रहा हूँ और किसी शहर में ये थिएटर प्ले हो रहा है, तो मैं लिमिटेड लोगों तक ही पहुंचा पाऊंगा इस थिएटर को। पर अगर मैंने वही उसको ऑनलाइन OTT पे कर दिया तो वो करोड़ों लोगों तक पहुंच जाएगा। तो आज टेक्नोलॉजी है हमारे पास में, इट्स जस्ट दैट हमको डिप्यूट करनी है, वो डिप्लॉय करनी है एजुकेशन सिस्टम में अच्छे से। आपके हिसाब से लाइक गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस किसको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए? सेफेस्ट वे तो आज भी एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज ही है। ठीक है। सेफेस्ट बेट तो यही है, बट वो रीच नहीं हो पाती पर ना। वो रीच नहीं है क्योंकि वो लिमिटेड है। अच्छा, सारे अच्छे हैं ये भी मैं नहीं बोलूंगा गवर्नमेंट के। आप जो अच्छे हैं गवर्नमेंट के, क्योंकि वो बजट फ्रेंडली होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लेते, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, फैकल्टी ऑफ कोर्स वहाँ पे बहुत अच्छी होती है। तो सेफेस्ट तो जो है वो गवर्नमेंट है, और उसके नेक्स्ट सेफेस्ट प्राइवेट है। प्राइवेट में अच्छा कॉलेज आपको ढूंढना है। स्टूडेंट और जो अपने टीचर रेशियो इंडिया का है वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक तो डिफर कर रहा है ना, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने बताया कि हमारी सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है दुनिया में, और इट्स नॉट अबाउट टीचर स्टूडेंट रेशो, डॉक्टर और पेशेंट का रेशो भी हमारे देश में बहुत खराब है। इनफैक्ट हर नेसेसिटी का रेशो खराब है हमारे कंट्री में। इनकम बहुत डिसबैलेंस्ड है। मैं क्योंकि राजस्थान से हूँ तो मैं राजस्थान का बताता हूँ कि राजस्थान में पर कैपिटा इनकम है 74 या 76,000 रुपीज़। वो ही केरला में है 1,74,000 रुपीज़। तो कितना बड़ा भारी फर्क है। हाँ, पर अब मैं इसमें ये बोलता हूँ कि जब ये जो टीचर स्टूडेंट रेशो जो खराब है, इसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन दैट वी कैन हैव। एक टीचर जहाँ एक क्लास में लिमिटेशन है कि 50 लोगों को पढ़ा सकता है, वहीं ऑनलाइन में ये लिमिटेशन खत्म हो जाती है। एक टीचर 100 लोगों को भी पढ़ा सकता है, 500 लोगों को भी पढ़ा सकता है एक ही टाइम पे। और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ये प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑनलाइन के थ्रू आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो कि ऑनलाइन एजुकेशन में आप हर जगह तक, हर कोने तक, दुनिया तक पहुँच सकते हो, और एक टीचर से आप मल्टीपल लोगों को पढ़ाई करवा सकते हो। आपको लगता है कि जो जैसे फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगता है, बहुत साल लगते हैं गवर्नमेंट को भी एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट्स रही हैं अब तक की, उन्होंने अपने अपने एफर्ट्स डाले हैं एजुकेशन सिस्टम को बेस्ट करने के लिए, बट अब जब से डिजिटलाइजेशन आया है, सो डू यू थिंक कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रॉब्लम का एक बहुत अमेजिंग सोल्यूशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप बिलीव नहीं करोगे कि एक सीट ऐड करने में, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एक सीट ऐड करने में आपको लगता है करीबन 5 लाख रुपए। और बात सिर्फ टाइम की नहीं है, बात सिर्फ कि बहुत टाइम लगेगा ये करने में, बात पैसे की भी है। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हमारे पास इतना पैसा है कि हम 1 लाख सीट बढ़ा सकें? तो जवाब है नहीं, कि नहीं हो सकता। हाँ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम पहुंचा रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे नेटवर्क प्रोवाइडर्स ने आज डेटा को बहुत सब्सिडाइज्ड रेट्स पे पहुंचा दिया है देश के हर कोने तक। पर आज भी हाँ, देश के कई जगह बची हुई हैं जहाँ डिजिटल रीच होनी है, और डिजिटल रीच होने पे एजुकेशन 100% पहुंचेगी। एजुकेशन नहीं, मैं आई मीन फेसबुक भी पहुंच रहा है, इंस्टाग्राम पहुंच रहा है, रील्स देख रहे हैं। बिल्कुल। हर फार्मर तक हमने डिजिटल हेल्प पहुंचा दी है उनको, जो भी सरकार से सब्सिडी मिलती है फार्मर्स तक। फार्मर्स आजकल यूट्यूब पे देख के सीड्स वगैरह और सीड्स वो लगा रहे हैं, सारा नई नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। तो अच्छा, मैं ये भी बोलता हूँ कि ये डिजिटल रीच से ना हमारे जो ये Tier 3 Tier 2 के बच्चे हैं ना, ये कॉन्फिडेंस भी पा रहे हैं, ये आउटर वर्ल्ड देख पा रहे हैं एक गांव में रहते हुए। तो डिजिटल रीच हर इंडस्ट्री में को ग्रो करने का मौका देता है, बीट एजुकेशन, बीट एग्रीकल्चर, बीट हॉस्पिटैलिटी, हर चीज को मौका दे रहा है ये। जितने भी स्टूडेंट्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं,
मतलब हर किसी के माइंड में एक थॉट होता है अपनी लाइफ की जो फर्स्ट जॉब है उसके लिए अप्लाई कैसे करें, मतलब एक किस तरीके की जॉब, किस तरीके की मतलब कौन उसके ऊपर में किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि इंटर्नशिप्स होती है और ये इंटर्नशिप्स क्या होती हैं। पेड इंटर्नशिप्स भी होती हैं, फ्री इंटर्नशिप्स भी होती हैं। इंटर्नशिप क्या होता है, जब कंपनी आपको टेम्पररी जॉब देती है और आपको बेसिक खर्चा देती है सिर्फ आपकी लिविंग चल सके, और उसमें आपको ट्रेनिंग भी देती है। और इन स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स ढूंढनी चाहिए। आज गवर्नमेंट के भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, प्राइवेट भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। हमारा इनफैक्ट कॉलेज विद्या का हमारा अपना प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग इंटर्नशिप बच्चों को देते हैं। ठीक है, हम लोग 4C पे काम करते हैं। ठीक है, विच इज कंपेयर हो गया, उसके बाद में काउंसलिंग हो गई, उसके बाद में कम्युनिटी हो गई, उसके बाद में करियर हो गया। ओके, करियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वन ऑफ द सी जो हमारा है, कि स्टूडेंट जब पढ़ रहा होता है, और ये इंटर्नशिप की अच्छी बात ये है कि इंटर्नशिप को कंप्लीट पढ़ाई करने के बाद ही अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है। पढ़ाई करते वक्त भी इंटर्नशिप आप कर सकते हो। हर स्टूडेंट को मेरी एडवाइस है कि इंटर्नशिप में 500 रुपये महीना मिले, 1000 रुपये मिले, 1500 रुपये मिले, 4000 रुपये मिले, 5000 रुपये मिले, कुछ भी मिले, छोड़ना मत, ज्वाइन कर लो इसको। धीरे धीरे आप ग्रो करते जाओगे। पर ग्रेजुएशन करते ही ना आप ऐसा मत सोच लग जाना कि मैंने अब ये पढ़ लिया है तो मुझे अब इतनी ऐसी ही जॉब मिलनी चाहिए, मेरे कंधे पे यही लगना चाहिए तो मैं काम करूंगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचना। जो भी एंट्री लेवल जॉब मिले, जिस भी इंडस्ट्री में मिले, कर लेना, वो आपको लर्न करवाएगी। मैंने भी यार पर्चे बांटे थे यार, फर्स्ट जॉब मेरी पर्चे बांटने की थी, 1500 रुपये मिलते थे। पर हाँ ठीक है, वो टाइम अलग था। आज 20 साल हो गए उस बात को। आज आई एम सिटिंग एट अ डिफरेंट प्लेस। तो स्टार्ट जरूर करना। मैं इस चीज़ में ऐड करना चाहूँगा कि दैट जो आपने बोला कि पर्चे आपने बांट के यहाँ तक आप पहुँचे, ये जो जर्नी रही है, जो आज का जो यूथ है, जो जनरेशन जेन जीज जो है, ये इनको ऐसा लगता है कि शायद जितना हम भी ऑब्जर्व करते हैं कि कॉलेज पास आउट हुआ बंदा बाहर निकला है ना, और उनको एक माइंडसेट बना दिया जाता है कॉलेज के लोगों के द्वारा, एडमिन के द्वारा, कि इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो वो है ना उस बेंचमार्क से नीचे उतरना नहीं चाहते, और उस वजह से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको शायद कहीं जॉब नहीं मिलती, जो कहीं शायद मिल भी जाती बट वो लेते नहीं हैं। तो उन लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? इम्बैलेंस हो गया ना ये। हाँ। ये अगेन एक वही हो गया कि क्या प्रॉमिस हुआ था कॉलेज से, और क्या यूनिवर्सिटी से और कॉलेज से क्या प्रॉमिस हुआ था और क्या डिलीवर हुआ। प्रॉमिस तो हुआ था कि 100% प्लेसमेंट एट दी CTC ऑफ 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख। और अब जब वो आया बच्चा जॉब लेने के लिए, तो उसको अपनी इंडस्ट्री में नहीं मिली। दूसरा, उसको उतना पैसा नहीं मिल रहा जो उसके एक्सपेक्टेशन हो गई है। तो इट इज अगेन अबाउट व्हाट यू प्रॉमिस एंड व्हाट यू डिलीवर। तो इन स्टूडेंट्स के लिए है कि 3 साल पहले जब इन्होंने चूज किया था वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी, तो वो गलती कर दी थी क्या उसमें? जो ये कह रहे हैं वो इसने ढूंढने की कोशिश की थी क्या ये मुझे 5 लाख रुपए का पैकेज दिलवा देंगे? ये कोशिश की थी? नहीं कोशिश की थी, तभी वो इम्बैलेंस हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आज नीचे आप थोड़ा सा एक स्टेप नीचे आओ, स्टार्टिंग जॉब लो, एंटर करो जॉब मार्केट, और धीरे धीरे ग्रो करोगे आप। दूसरी चीज, आज की जो जनरेशन में मैं इसको प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, मैं इसको सॉल्यूशन बोलूंगा कि क्या सॉल्यूशन ढूंढा इन्होंने। 12th के बाद में स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करके ये जॉब मार्केट में एंटर कर जाते हैं। और फिर जब बाद में इनको ये रियलाइज होता है कि मैं बेसिक एजुकेशन अपनी पूरी नहीं करके आया, अब इनको लगता है कि मैं बच्चों के साथ जाके उस कॉलेज में पढ़ूं कैसे। तो अगेन आज ऑनलाइन इज अ सॉल्यूशन। वहां पे आपको बच्चों के साथ नहीं चलना पड़ेगा, ऑनलाइन पढ़ाई करना होगा। अब जब जरूरत आती है ना, तो ये ऑनलाइन में जाके आप पढ़ाई कर पाते हैं। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो 70 ईयर्स ओल्ड हैं। 70? हाँ, आज 70 साल के हैं, 60 साल के हैं, 65 साल के हैं। क्योंकि वो बोलते हैं लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए। और आज मेरे पास जब मौका है कि मैं कहीं भी रहूं, कैसा भी रहूं, क्योंकि वो फिजिकली उनको कहीं जाना नहीं है, तो वो अपनी पेस पे, अपनी जगह पे बैठ के आराम से ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो यस, अगेन ऑनलाइन इज अगेन अ सॉल्यूशन फॉर ऑल दीज स्टूडेंट्स हु एंटर अ जॉब मार्केट आफ्टर 12th। वापस आके ऑनलाइन कर सकते हैं। मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि बिकॉज़ आपकी जर्नी बहुत रॉ रही है ना, और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जाता है बहुत सारे लोगों से, है ना। मतलब फैमिलीज़ करती हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फिर दोस्त होते हैं, है ना। फिर वो अगर कभी किसी से काउंसलिंग लेने चले जाएं गलती से, तो वो एक अलग फेज़ होता है कि जहाँ पे वो अलग अलग जगह से चीज़ें आ रही होती हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज आप एक है ना बेसिक स्टूडेंट
है ना, जो कि 12th कंप्लीट करके किसी भी स्ट्रीम के लिए अप्लाई करने जा रहा है वो, है ना, उसको किस तरीके से माइंडसेट रखना चाहिए, किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, कैसे स्ट्रीम उसको सिलेक्ट करनी चाहिए। अगर फॉर एनी रीज़न उसको उसकी जो मन पसंदीदा चीज़ है ना, या कोर्स है वो नहीं मिल रहा है ना, तो उसको आगे किस तरीके से नेक्स्ट के ऊपर में सेकंड ऑप्शन पे शिफ्ट होना चाहिए, वो आज आप बताइए। Kunal, we have developed a test which is called psychometric test for career. ये 8वीं क्लास का बच्चा भी दे सकता है, ये 12वीं क्लास का भी बच्चा दे सकता है, ये फर्स्ट ईयर का बच्चा भी दे सकता है, जस्ट टू नो इसका इंटरेस्ट क्या रहेगा, किस फील्ड में रहेगा। इस टेस्ट में करीबन 3000 से ज़्यादा जॉब रोल्स हैं कि हमें क्या पता है जॉब रोल्स कितने हैं। डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए है, बहुत लिमिटेड चीज। अगर गिनने बैठेंगे तो 50 भी गिन लेंगे हो सकता है, पर 3000 से ज़्यादा जॉब रोल्स हैं, 1000 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। तो ये टेस्ट एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जो कि स्टूडेंट बच्चा आके वेबसाइट पे हमारी दे सकता है, और वो आपको रिजल्ट निकाल के लेके आएगा कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए और ये काम करना चाहिए, और आप लर्निंग ऐसी करोगे। कई बच्चे होते हैं वो प्रैक्टिकल लर्निंग ही कर पाते हैं, वो थ्योरेटिकल उनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, और कई बच्चे होते हैं वो थ्योरेटिकल कर पाते हैं। तो ये बहुत सारे सवाल पूछ के करीबन 2 घंटे का टेस्ट होता है, और ये टेस्ट लेने के बाद में स्टूडेंट एक्चुअली जान पाता है कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। ये तो हो गया एक कि बच्चे को यहाँ से करे। दूसरा, आज का जेनजी, आज का बच्चा बहुत स्मार्ट है, आज ये 12th करते हुए बहुत स्मार्ट हो जाता है। तो अगेन मैं इसको बोलूंगा कि अपने दोस्तों पर मत निर्भर रहना, क्या डिसाइड करना है आगे कहाँ से पढ़ना है। माँ बाप पे मत रहना, अपने टीचर्स पे मत रहना, खुद जाओ, रिसर्च करो, पता करो कितने तरीके के फाइनेंशियल एड्स हैं, कितनी तरीके की स्कॉलरशिप है। और अगर अच्छा एक चीज़ और, अगर आप किसी Tier 2 Tier 3 सिटी में रहते हो और आपकी लिमिटेशन है कि आप बॉम्बे की यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ सकते, बैंगलोर की यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ सकते, दिल्ली की यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ सकते, तो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022 से डुअल डिग्री का सिस्टम भी ऑफर किया कि अगर आप लेट से झुंझुनू बैठ के किसी लोकल श्यामलाल कॉलेज से पढ़ रहे हो, तो आप बॉम्बे की एक अच्छी यूनिवर्सिटी से सेम टाइम ऑनलाइन डिग्री भी ले सकते हो। अच्छा, डुअल डिग्री का सिस्टम भी अलाउ करती है। और अगेन ऑनलाइन है तो ये उतना खर्चा नहीं मांगेगी। बॉम्बे में हो सकता है आपको जाके पढ़ना पड़े सेम डिग्री सेम कॉलेज से, तो वो आपको कॉस्ट करेगी 10 लाख। हो सकता है कि वो ऑनलाइन डिग्री आपको कॉस्ट करे सिर्फ 1 लाख रुपए, जो कि 2 साल में या 3 साल में 20-20 हज़ार रुपये करके आपको देने हो, और 20 हज़ार रुपये भी आप नहीं दे पाओ तो महीने की किस्त 2-3 हज़ार रुपये की से आप दे सकते हो। तो इन स्टूडेंट्स के लिए अगेन क्या रिक्वायरमेंट है कि अपना इंटरेस्ट जानने के लिए कई सारे टेस्ट हैं, हमारी वेबसाइट पे भी है, मार्केट में भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो आप दे सकते हो, साइकोमेट्रिक टेस्ट। अपनी रिसर्च खुद करें, किसी की ना सुने, और जरूरत पड़े तो काउंसलर से बात करें और अपनी ऑप्शंस को जीरो इन कर पाएं। कि पहले आप चुनो कि आपको कितने सारे कौन कौन से ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, उसके बाद में काउंसलर की अगर मदद लेनी है तो मदद लेके जीरो इन करो। AI का टाइम है सर, है ना, और काफ़ी ज़्यादा AI सब जगह आ रहा है ना। सो क्या लगता है आपको कि इंजीनियर्स की जॉब खतरे में है, या फ्यूचर ऑफ AI क्या होने वाला है? कुणाल, मैं भी क्योंकि मैं टेक बैकग्राउंड से नहीं आता, पर मैं बहुत सारे लोगों से मिलता रहता हूँ जो टेक को यूज़ करते हैं। हम भी AI अपनी वेबसाइट पे यूज़ करते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि AI जॉब्स ले लेगी। AI जॉब उनकी ले लेगी जो इतने स्मार्ट नहीं होंगे कि AI को यूज़ कैसे करना है। ओके। मैं कल ही किसी के साथ पॉडकास्ट कर रहा था तो मुझे पता लगा कि IIT जोधपुर जो कि बहुत बड़ा नाम है हमारे देश का, वो उन्होंने BSc ऑनलाइन में लॉन्च किया और LMS में AI लगाया है। LMS यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में AI लगाया है। ये बच्चे जो छोटी जगहों से आते हैं, कॉन्फिडेंस लैक करते हैं, इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, ये AI उनको इंग्लिश सिखाएगा 3 साल। अच्छा। LMS मुझे आई एम नॉट श्योर कि आपके साथ ऐसा हुआ ही नहीं हुआ है। हमारे टाइम पे जब इंटरनेट नहीं था तो रात को कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन फंस जाती थी तो सारी रात नींद नहीं आती थी। अगले दिन स्कूल जाके, कॉलेज जाके टीचर से पूछना पड़ता था, तभी वो सॉल्व होता था। आज वो LMS ऐसे हैं कि उसमें AI के थ्रू 24/7 कभी भी प्रॉब्लम आए वो AI आपको सॉल्यूशन लेके आएगी। तो AI डिस्ट्रप्टिव नहीं है, AI हमको खराब नहीं, हमको और स्मार्ट बनाएगी, हमारा टाइम छोटा करेगी, शॉर्ट करेगी। आज मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारा कंटेंट आप AI से निकाल सकते हो जो कि अगेन यूनिक होगा। बिल्कुल। तो मैं ये बोलता हूँ कि AI को यूज करना बहुत जरूरी है। AI को यूज करना बहुत जरूरी है। AI कैसे आपका फायदा कर सकती है ये जानना बहुत जरूरी है। AI आपकी जॉब कहीं नहीं लेके जाएगी, पर आपको स्मार्ट इतना होना है कि आप AI को यूज कैसे कर सकते हैं। AI एजुकेशन इंडस्ट्री को कैसे ट्रांसफॉर्म करने वाली है सर इन नेक्स्ट कमिंग ईयर्स? AI टीचर्स क्रिएट हो रहे हैं यार।
AI टीचर्स? AI टीचर्स क्रिएट हो रहे हैं। ओके। VR सिस्टम के थ्रू आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं। ठीक है। ऑनलाइन में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि आप ना आइसोलेटेड जगह पे होते हैं, आपके साथ में और लर्नर्स नहीं होते और मोटिवेशन नहीं आता, बड़ी दिक्कत होती है। तो ऑनलाइन में नेक्स्ट चेंज वुड बी टीचर्स, बेहतर टीचर्स आएंगे जो AI के थ्रू चलेंगे। वन ऑन वन मेंटरशिप हो पाएगी, वन ऑन वन क्लियरिंग सेशन हो पाएंगे। तो AI मतलब एजुकेशन के अंदर AI कुछ और ही बदलाव होने वाला है। ये टीचर्स ट्रेन हो रहे हैं आज AI से, जो कि टीचर्स की भी ट्रेनिंग करेंगे, स्टूडेंट्स की भी करेंगे। अगेन दोनों को बेहतर बनाएंगे। पर स्टूडेंट्स के लिए 24/7 सपोर्ट हो जाएगा, कहीं भी रहे कैसे भी रहे 24/7 सपोर्ट होगा उनको पढ़ने के लिए, उनको बोलने के लिए, उनके बात करने के लिए। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम आपके हिसाब से कितना फिजिबल है और कितना अच्छा है, और उसके थ्रू जितनी भी एजुकेशन दी जा रही है ना, उसके बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे? कुणाल, आज भी हालांकि कंपनीज की पहली प्रायोरिटी तो होती है कि वो ट्रेडिशनल एजुकेशन से ही बच्चों को हायर करें, पर यस अब टाइम चेंज हो रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन को रिकग्निशन मिल रही है। स्टूडेंट जो ऑनलाइन एजुकेशन से मिल रहे हैं उनके पास में दो चीज़ें मिल रही हैं। जो बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ के आए हैं उनके पास दो चीज़ें मिल रही हैं। वन कि उनके पास एक्सपीरियंस भी है, दूसरा उनके पास में एजुकेशन भी है। तो ऑनलाइन एजुकेशन को अब रिकग्निशन मिलती जा रही है। पर अभी भी मुझे लगता है कि हम अभी बहुत इनिशियल स्टेज में हैं। अभी आज 5 ही साल हुए हैं जब से ऑनलाइन एजुकेशन हमारे देश में आई है। कोविड वॉज द सपोर्टर ऑफ दिस। तो इस 5 साल के अंदर अभी लर्नर बेस मैं नहीं समझता कि 3 या 4 लाख लोगों से ज़्यादा जिन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन को ऑप्ट किया है। पर हाँ, मैं ये समझता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो रिएलोकेट नहीं कर सकते, जो लोग चल के नहीं जा सकते। हैंडीकैप के लिए बहुत बड़ा सॉल्यूशन है ऑनलाइन एजुकेशन, जो बच्चा कॉलेज नहीं जा सकता। बहुत सारे होम मेकर्स के लिए, हाउस वाइफ्स के लिए बहुत बड़ा सॉल्यूशन है कि वो नहीं बाहर निकल सकती हैं। हमारे देश में आज भी बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे लड़कियों को 12th के बाद में नहीं भेजा जाता है। बिल्कुल। पर हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी लड़कियाँ ऑनलाइन एजुकेशन को ऑप्ट कर रही हैं और घर बैठ के आराम से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं। तो ये जो सपना एक टाइम पहले छूट गया था कि कॉलेज का, मेरी उम्र निकल गई कॉलेज की, वो अब बदल गया कि अब मेरी कॉलेज की उम्र जिंदगी भर है। मुझे कभी भी चूज करना होगा, मैं किसी भी एज में जाके कॉलेज वापस जा सकता हूँ। फिजिकली नहीं जा रहा पर ऑनलाइन जा सकता हूँ। मुझे कुछ भी पढ़ना होगा तो मैं कभी भी पढ़ सकता हूँ। मैं कुछ भी करना होगा कभी भी कर सकता हूँ। जब मेरा इंटरेस्ट जिस चीज़ में आएगा मैं उसको पढ़ सकता हूँ। सर, सबसे डिफरेंट टॉपिक जो और सबसे इंटरेस्टिंग भी है ये, बिकॉज हमने ये कहीं ना कहीं सुना है, और जो एजुकेशन माफिया, एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ प्लस इंस्टीट्यूट्स, यहाँ पे जितने स्कैम्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, है ना, वो मेरे को थोड़ा सा आपसे समझना, बिकॉज हमने अभी तक ये काफ़ी जगह सुना है, पेपर्स में पढ़ा है, न्यूज़ में आया है ये सारी चीज़। तो ये एक्चुअली में कितना सच है कि जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इस कंट्री में चल रहे हैं, क्या मैक्सिमम या मेजॉरिटी ऑफ देम आर रन बाय पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स या इंडस्ट्रियलिस्ट? बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ यस रन किए जाते हैं ब्यूरोक्रेट से, पॉलिटिशियन से, बिजनेस हाउसेस से। अगेन उनका मिशन क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगेन वो क्या प्रॉमिस करते हैं और क्या डिलीवर करते हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, कुछ प्रिविलेज रिच के बच्चे होते हैं जिनको ये फ़ायदे मिल जाते हैं क्योंकि वो उस परिवारों से आते हैं, तो उनको थोड़ा सा प्रिविलेज मिल जाता है अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में और उनमें जाने के लिए। और मैं यूनिवर्सिटी की साइड के फ़ायदे बता रहा हूँ आपको कि यूनिवर्सिटी के साइड के फ़ायदे क्या होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ को लैंड एक्विजिशन करनी होती है और पॉलिसीज़ में रिलैक्सेशन चाहिए होती है। तो ये सारे जो यूनिवर्सिटी ओनर्स और पॉलिटिशियंस, ये दोनों की सांठगांठ साथ चलती है कि इनको लैंड मिल जाए, रिलैक्सेशन मिल जाए पॉलिसीज़ में, और ऑफ कोर्स ब्रांडिंग तो सपोर्ट मिलता ही है। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिशियंस से सपोर्ट से चल पाती है। पर अगेन यार मैं कहता हूँ कि इसमें कोई बुरा नहीं है, इसमें कोई बुरा नहीं है जब तक आप जो प्रॉमिस कर रहे हो वो डिलीवर कर रहे हो। अगर आप बोल रहे हो कि 100% प्लेसमेंट सपोर्ट तो आपको देनी है, अगर आप बोल रहे हो कि आपके पास में बेस्ट टीचर्स हैं तो आपको वो डिलीवर करना चाहिए। तो अगेन मतलब जो ये प्रॉमिस होता है वो डिलीवर होना ज़रूरी है। एडमिशंस
जो होते हैं सर, प्लस अभी हमने काफ़ी सारे न्यूज़ अभी पढ़ी रिगार्डिंग पेपर स्कैम्स जो चल रहे हैं, है ना, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए कितना नेगेटिव इम्पैक्ट करता है एक पर्टिकुलर स्टूडेंट पे? पहला तो ये ना, स्टूडेंट के साथ में अब्यूज़ है, मतलब मैं इसको ऐसा बोलूँगा कि आपने फिजिकली नहीं मारा बच्चे को, पर अपने मेंटली आपने बहुत मारा बच्चे को। मेंटली बहुत हरासमेंट हो गई बच्चे की, उसका टाइम बहुत वेस्ट हो गया, रिसोर्सेज बहुत सारे वेस्ट हुए। वो एक बच्चा नहीं था, वो बहुत हज़ारों बच्चे थे। तो मैं दो लोगों के लिए मेरी बात है यहाँ पे, एक गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लाने चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो ऐसा करते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, और कोई ऐसी बॉडी इन्वॉल्व करनी चाहिए जो सिक्योर तरीके से इन पेपर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। और बच्चों के लिए मैं ये बोलता हूँ कि हमें अपने माइंड को काम रखना है, ऐसा कुछ भी होता है हमें काउंसलर्स के पास जाके अपनी काउंसलिंग करानी चाहिए। बैकअप ऑप्शन बहुत ज़रूरी है। ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जितने भी एग्जाम्स में पेपर लीक हो जाता है, तो आपको शायद मालूम होगा कि 1 या 2% से ज़्यादा इनकी सक्सेस रेशो नहीं है। हाँ, नहीं है। अगर 1 लाख बच्चा एग्जाम देता है तो पास 1% या 2% के आसपास होगा, पता है, इनफैक्ट 1% ही है वो। तो बाकी 99,000 बच्चों के साथ क्या पेपर लीक तो एक हरासमेंट है। बात की हरासमेंट इनके साथ क्या होती है, जब ये फेल हो जाते हैं तो ये मेंटल स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो मैं इन बच्चों के लिए इनको बताना चाहता हूँ कि आप जब ये ऑप्शन चूज करें तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सक्सेस रेशो बहुत कम है, तो आप बैकअप ऑप्शन लेके चलो। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, पर आप बैकअप ऑप्शन लेके चलो। सीए यार कितना बच्चा तैयार करता है, 5 लाख बच्चा करता है, कितना 5,000 बच्चा सेलेक्ट हो पाता है सीए, और वो बच्चा बाद में आके कुछ नहीं कर पाता। तो मैं एक बोलता हूँ कि बैकअप ऑप्शन साथ में लेके चलो। अब जब ऑनलाइन एजुकेशन अवेलेबल है तो बैकअप ऑप्शन साथ में लेके चलना चाहिए, क्योंकि सक्सेस रेशो बहुत कम है, 99% सक्सेस नहीं है इसके अंदर। सर, आपको नहीं लगता कि जैसे मेडिकल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्लस जो मेडिकल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इंजीनियरिंग के हैं, सीए जैसे अभी आपने बोला, तो हमने ये चीज़ नोटिस करी कि जो वैकेंसीज़ है प्लस जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है ना, और सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत कम हो रहा है। तो आपके हिसाब से ऐसा आपको लगता है कि क्या होना चाहिए, सीट्स बढ़नी चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ वो इस पे ध्यान? डायरेक्ट कोरिलेशन है कुणाल, इंफ्रास्ट्रक्चर और वैकेंसीज से। अब टीचर की वैकेंसीज हैं, पूरी नहीं हो रही है, क्वालिटी टीचर्स नहीं है हमारे पास में। हॉस्पिटल्स हमारे पास में है, ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल्स हैं, और हमारे पास में उतने डॉक्टर्स नहीं है। तो डायरेक्ट कोरिलेशन है इंफ्रा में और मतलब डिमांड और सप्लाई में, कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, और कुछ एरिया में सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत कम है। तो हमें इसको इक्वल करना पड़ेगा, इसमें जो इम्बैलेंस है इसको बैलेंस करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास 15 लाख से ज़्यादा स्कूल्स हैं यार, हमारे पास 4 लाख से ज़्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे देश के अंदर। हमें कितने सारे टीचर चाहिए? हमारा फाउंडेशन कैसे ठीक होगा? हमारा फाउंडेशन ठीक होगा जब हम क्वालिटी टीचर्स निकालेंगे। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि क्वालिटी बच्चे की एजुकेशन में कमी है, बच्चा एजुकेट नहीं हो गया अच्छे से। हम कभी भी पीछे जाके बात नहीं करें कि पहले तो हमारे पास क्वालिटी टीचर्स नहीं है, ये देखना चाहिए। हमें तो टीचर ट्रेनिंग को आज सबसे बड़ा अपना मिशन जो है या गोल जो है वो तो ये बनाना चाहिए कि 1 लाख टीचर्स प्रोड्यूस करने हैं हमको, तो वो कॉलेजेस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज जा सकेंगे, पढ़ा सकेंगे। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं ये कई बार अपने बजट को लेके, मैं ये नहीं बोलूँगा सस्ते टीचर्स, पर अफोर्डेबल टीचर्स ले लेते हैं ये, क्योंकि इनके बजट लिमिटेड होते हैं। तो ये अफोर्डेबल टीचर्स हायर कर लेते हैं जो क्वालिटी तो कभी दे ही नहीं पाते, तो सारा इम्बैलेंस हो जाता है। ये डिजिटली इसको सही करा जा सकता है? डिजिटली अगेन बिल्कुल सही किया जा सकता है। हमारे पास लिमिटेड क्वालिटी टीचर्स हैं, हम लोग अच्छा, इसको मैं ऐसे लाता हूँ कि जो आज ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं कोर्सेज, इसके लिए एक पूरी प्रोसेस है। हर यूनिवर्सिटी मतलब एवरी यूनिवर्सिटी कैन नॉट ऑफर ऑनलाइन एजुकेशन until and unless you have been given a particular score by NAC body. NAC हमारे देश की बॉडी है जो स्कोर्स देती है ऑन द स्केल ऑफ 4, 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे देती है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी को 3.01 से ऊपर स्कोर करना पड़ता है ऑनलाइन में आने के लिए। तो अगर आप ये मान के चलिए कि 3.01 से वो ऊपर स्कोर कर रही है तो उसकी फैकल्टी चेक हो चुकी है NAC से। अच्छा। उसकी प्लेसमेंट चेक हो चुकी है। उसके पास में ऑनलाइन इंफ्रा भी है कि नहीं है, कि वो ऑनलाइन भी डिलीवर कर पाए नहीं कर पाए, ये भी चेक हो सकता है। उसके बाद ही उसको ऑनलाइन मिलती है। ओके। तो हमारे देश में अगर 900 कुछ यूनिवर्सिटीज है तो आज 90 से या 100 से ज़्यादा ऑनलाइन ऑफर नहीं करती हैं।
अभी कुछ प्लानिंग चल रही है गवर्नमेंट की दैट शायद ऐसा कुछ प्लान चल रहा है कि बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको शायद लाइसेंस दे रहे हैं या देने वाले हैं दैट दे कैन कम एंड ऑपरेट इन इंडिया, वो पूरा अपना खुद का यूनिवर्सिटी कैंपस खोल सकते हो हैं। चुका है कुणाल। अच्छा। अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी है, गुजरात GIFT गिफ्ट सिटी है अहमदाबाद में, वहाँ पे पहला कैंपस आ चुका है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी का, डिकिन यूनिवर्सिटी का, और दे हैव स्टार्टेड एनरोलिंग स्टूडेंट्स आल्सो। और अब ये बहुत अच्छा मूव है कि जहाँ पे हमारे देश में जितने भी यूनिवर्सिटीज कॉलेज हैं उनको कम्पीट करने के लिए बाहर की यूनिवर्सिटीज आ पाएंगी। इसको एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि महिंद्रा हमारे देश की गाड़ी है, मारुति हमारे देश में बनती है। पहले सिर्फ यही दोनों चलती थी, तो कोई कंपटीशन नहीं था। जैसे ही हुंडई और अलग अलग ब्रांड्स इंडिया में आए तो कंपटीशन बढ़ता है, तो कंपटीशन हमेशा बायर के लिए अच्छा रहता है। तो एजुकेशन में भी जो ये बाहर की यूनिवर्सिटीज इंडिया में आके कैंपस बना रही हैं, ये डायरेक्ट कंपटीशन देंगी हमारे देश की यूनिवर्सिटीज को। और जब कंपटीशन होगा तो वो रिच होता है हमेशा। कंपटीशन होके बायर का फायदा हमेशा होता है। जब एक ही टेलीकॉम था इंडिया में तो वो फायदा उठाता था। जैसे कई सारे टेलीकॉम्स आ गए और नंबर पोर्टेबिलिटी के जब ऑप्शन आ गए तो सबको अपनी सर्विस अच्छी करनी पड़ी। तो मैं तो इसको इस तरह लेता हूँ कि सर्विस और अच्छी होगी बायर के लिए, स्टूडेंट के लिए। पे स्केल के बारे में सर मुझे बात करनी थी कि दैट जो टीचर्स हैं है ना, उनका पे स्केल आज के डेट में बहुत अच्छा हो गया है ना, एज़ कम्पेयर टू पहले के टाइम पे। तो आपका इस पर क्या टेक है कि जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो अच्छा पे कर ही रही हैं है ना, बट जो एक जर्नलाइज्ड यूनिवर्सिटी कैंपसेस हैं है ना, और फिर वो स्टूडेंट भी थोड़ा सा स्कैटर्ड हो जाता है कि एक जगह जितने भी क्रीम टीचर्स होते हैं ना वो एक पर्टिकुलरली कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पास चले गए और फिर वो रह गए टू लेफ्ट विद सम फ्यू वंस। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने थोड़े दिन पहले किसी से मिला था तो मैं इसी पे बात कर रहा था कि एजुकेशन हमेशा से ना नोबल बिजनेस था। अच्छा, नोबल बिजनेस है, बिजनेस खराब नहीं होते। आप जो बोल रहे हो कि मेरा खाना बहुत टेस्टी है और वो लोग खा के अब पैसा दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भी हमारे देश में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत नामी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पैसा लेती हैं और डिलीवर भी करती हैं, और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो पैसा भी लेती हैं और डिलीवर भी नहीं करती हैं। बिल्कुल। तो ये जो टीचर का जो रेशो है, अगेन अच्छे टीचर्स, आपकी क्या मिशन है, आपके कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का क्या मिशन है, आप क्या प्रॉमिस करके डिलीवर करना चाहते हो, वो क्वालिटी आप अपने पास ले आओगे और वो रहेगी, और आप उसको अच्छे कॉस्ट पे दोगे बच्चों को। जो यूनिवर्सिटी शायद नॉन टॉप 20 में नहीं आ रही हैं है ना, उनके लिए या उनके स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस होगी आपके लिए? अपने कॉलेज की डिग्री पे सिर्फ मत डिपेंडेंट रहना, बाहर निकल के ये जानने की कोशिश करो कौन सी स्किल की डिमांड है, वो स्किल पूरी करो, चाहे वो ऑनलाइन सीखो चाहे वो ऑफलाइन सीखो, पर डू नॉट डिपेंड ओनली ऑन योर कॉलेज फॉर योर प्लेसमेंट। जो भी टॉप 20 के नीचे आते हैं, और टॉप 20 में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। और हाँ, टॉप 20 अगर आपको नहीं भी मिले तो टॉप 20 में आप ऑनलाइन मोड के थ्रू भी जा सकते हो। और अगर आप रेगुलर में टॉप 20 के नीचे वाले कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हो तो एडिशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज ये जानना ज़रूरी है कि मार्केट में डिमांड क्या है, और उन स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज को ज़रूर करिए। वन ऑफ देम कैन बी कोडिंग, वन ऑफ देम कैन बी डिजिटल मार्केटिंग, वन ऑफ देम कैन बी IT। तो ये बहुत सारी रिक्वायरमेंट है स्किल बेस्ड कोर्सेज की। तो स्किल बेस्ड कोर्सेज करके आप मार्केट में जा सकते हो। सर, हायर स्टडीज़ एजुकेशन वर्सेस जो स्टार्टअप्स का जो कल्चर अभी इकोसिस्टम एक डेवलप हो रहा है इंडिया में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेट्रो सिटीज़ में तो इंक्यूबेटर्स स्टार्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे ये मेट्रो सिटी से Tier 2 सिटीज़ में भी आएंगे। हमें हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिखाता था कि हमें वर्कफोर्स बनानी है और हम वर्कफोर्स बनते थे, पर आज ये टाइम आ गया है, इंडिया इज़ दी वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री वेयर सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स होते हैं। तो आज हमें एंटरप्रेन्योरशिप भी सिखानी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग सिखानी चाहिए इनको, प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे बनाना है इनको वो भी सिखानी चाहिए। क्योंकि अभी अगर हमें मैन फोर्स चाहिए, अगर हमें लेबर चाहिए तो हमें एंटरप्रेन्योर्स भी चाहिए, मतलब हमें बिजनेसमैन भी चाहिए। तो हमें सेम टाइम पे दोनों चीज़ें सिखानी है कि बिजनेस कैसे किया जाता है ये भी सिखाना जाना है, और बिजनेस को चलाने के लिए बहुत कौन कौन से डिपार्टमेंट, कौन कौन से लोग चाहिए वो भी तैयार करना है। तो अगेन दोनों को बैलेंस करना है। आपके हिसाब से आपकी लाइफ की सबसे मेस्ड अप सिचुएशन कौन सी रही है अभी तक की? 2 बार आई है। एक तो जब मैंने 12th पास करके मुझे यूनिवर्सिटी और कोर्स चूज करना था और मुझे नहीं मिला था, तो इट वाज अ वेरी डिसअपॉइंटेड
टाइम फॉर मी, 1-2 साल बहुत ख़राब रहा था। सेकेंड टाइम जब मेरा जो पहला स्टार्टअप था वो मुझे बहुत लॉस दे गया था। मेरे फादर की सारी पीएफ का पैसा मैंने उसमें लगा दिया था। इनफैक्ट जिस घर में हम रहते थे वो घर भी मॉर्गेज हो गया था, उस कंपनी में सारा पैसा लगा दिया था। तो वो सिचुएशन भी बहुत डिसहार्टनिंग आई थी। मैं डिसअपॉइंटमेंट तो बोलूँगा ही, पर वो बहुत डिसहार्टनिंग आई थी मेरी लाइफ में, जहाँ से कि मुझे कोप अप करने में करीबन 2-3 साल लग गए थे। बट आई ऑलवेज से दैट जितनी भी ऐसी सिचुएशंस आई हैं, उन्होंने मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाया। उन्होंने मुझे फेस करना सिखाया कि इससे अभी और क्या वर्स्ट हो सकता है, ये तो बहुत वर्स्ट हो चुका तेरी लाइफ में, इससे ज़्यादा वर्स्ट नहीं हो सकता। तो ये 2 सिचुएशन थी जिनको मैंने ओवरकम किया बाद में, जब ये मेरे साथ हुआ था मेरे साथ ऐसा। डोनेशंस सर कितना इम्पोर्टेंट है यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस के लिए? ये करप्शन है। हाँ। इट इज़ अ वेल मैकेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड करप्शन है ये, बिल्कुल। मुझे नहीं समझ आता कि ये मैनेजमेंट सीट क्या होता है, कैसे होता है। 100 में 5 देनी है। हालांकि मेडिकल में तो दे हैव स्टॉप्ड ऑल्सो, मेडिकल में तो अब अलाउड ही नहीं है मेडिकल सीट, पर और बहुत सारे स्ट्रीम्स में ये अलाउड है। अलाउड क्या है, ये करप्शन है। मतलब ये वेल ऑर्गेनाइज्ड करप्शन है, जो कि खत्म होगा सरकार के स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बनाने से। सिंगापुर दुनिया की सबसे साफ कंट्री बोली जाती है, क्योंकि वहाँ पे कूड़ा फेंकने पे बहुत बड़ी सजा है। तो एजुकेशन में भी मैं बोलता हूँ कि ऐसे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लाने चाहिए कि अगर आपने लिखा है 100% प्लेसमेंट और आपकी नहीं हुई, तो आप पे क्रिमिनल चार्जेस होने चाहिए फिर। तो अगेन ये करप्शन, ये डोनेशंस भी क्राइम है। मेरे हिसाब से ये क्राइम है, और सरकार को स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बनाने चाहिए कि जो भी ऐसा करेगा तो उसके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए। चाहे वो फिर फैकल्टी अगर उसने ख़राब रखी है, अंडर नॉलेजेबल रखी है, अंडर पेड रख रखी है, बड़े बड़े वादे कर लिए और पूरे नहीं हो रहे, तो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बनेंगे तो आई गेस ठीक होगा सिस्टम। ऐसा नहीं है। किस तरीके की सर एक साठगांठ होती है नॉर्मल जो यूनिवर्सिटी या कैंपसेस इंस्टीट्यूट चला रहे हो विद पॉलिटिशियन, उसको मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए? मैं वही बोल रहा हूँ, इन यूनिवर्सिटीज़ को बहुत बड़ी लैंड चाहिए होती है। और लैंड एक्विजिशन जो बड़ी होती है वो बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के हो ही नहीं सकती है। इनफैक्ट सरकार को भी जब ज़मीन लेनी होती है तो वो लोकल एरिया में पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट्स को बोल के ही होती है। तो यूनिवर्सिटीज़ के ओनर्स को एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है इनसे, पॉलिटिशियन से, क्योंकि इनको लैंड एक्विजिशन करनी होती है, इनको पॉलिसीज़ में रिलैक्सेशन चाहिए होती है, और बदले में ये यूनिवर्सिटीज़ इन इन्फ्लुएंशियल लोगों के बच्चों को इजी एंट्री दे देती हैं एडमिशन्स की। तो ये बार्टर सिस्टम दोनों का है। सर जो सुसाइड होते हैं बच्चों के रिगार्डिंग एजुकेशन और मार्क्स नहीं आना, एडमिशन नहीं होना, है ना, या किसी भी और रीज़न से, उसको क्या, इसके अलावा और क्या सल्यूशन हो सकता है कि हमें इसको कैसे रोक सकते हैं? हमें अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं रोट लर्निंग कल्चर। हम एग्जाम्स को मतलब पहला वो दे रखा है कि एग्जाम्स जो पास कर लेगा, जो टेक्स्ट बुक क्रैम करके नंबर 1 आ जाएगा, वो नंबर 1 है। और ना बड़ा मेंटल प्रेशर दे दिया है हमने इस वजह से कि अगर एग्जाम में पास नहीं हुआ, एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, अगर नहीं आया तो कुछ भी नहीं है। हमें ना यहाँ से इसको चेंज करना होगा कि एग्जाम्स नहीं, प्रैक्टिकल लर्निंग पे भी सोचना होगा कि प्रैक्टिकल अप्रोच दो उसको, क्रिएटिव सोच दो उसको, कि क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है, क्या वो क्रिएटिव थिंकिंग कर पा रहा है। एग्जाम्स पे मत उसको मतलब भांपो कि एग्जाम में पास हो गया तो वो नंबर 1 है। मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? हम हर एक स्टूडेंट को अलाउ करें कि वो एक मेंटल काउंसलर तक जाके बात कर पाए, अपनी मेंटल स्टेट को थोड़ा सा आराम पहुंचा पाए, क्योंकि ये बच्चा स्टूडेंट जो है वो बहुत प्रेशर में आ जाता है अपने पेरेंट्स की तरफ से, अपने टीचर्स की तरफ से, और उसका अपना गोल सेट हो जाता है कि मेरा एग्जाम अगर पास नहीं हुआ तो मेरे लिए दुनिया में कुछ नहीं है। तो मैंने अगेन पहले भी बताया था कि बैकअप ऑप्शन होना बहुत ज़रूरी है, और काउंसलर्स बहुत ज़रूरी है। जब भी अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो अपने काउंसलर तक रीच आउट करो, उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ, आई एम श्योर कि वो आपको सॉल्यूशन देंगे। तो ये मेंटल प्रेशर एज अ सोसाइटी, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हमारा भी गोल होना चाहिए कि अपने बच्चों पे इतना ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर ना बनाएं कि विच लीड टू एंडिंग देयर लाइफ। तो ये तो बहुत ख़राब हो जाता है। पर हाँ,
रास्ते हैं, हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मेंटल हरासमेंट या मेंटल प्रेशर इतना ना बनाएं इन पे कि जहाँ इनको लगे कि हम कुछ कर ही नहीं सकते अगर हम एग्जाम में फेल हो गए तो। सर क्या कमी लगती है आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम को जब हम कंपेयर करते हैं विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, तो क्या ऐसा इम्प्रूव करना चाहिए यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ जो लोग एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं प्लस गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जर्नल पीपल पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी? एक टर्म होता है GER रेशो विच इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। ये कैसे डिफाइन होता है? अगर 100 बच्चे स्कूल में एंटर किए तो ग्रेजुएट कितने बाहर निकल रहे हैं, इन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन पूरी करी है, तो 100 बच्चे अगर क्लास 1 में हैं तो ग्रेजुएट हो गए कितने निकलेंगे? वेस्ट में इट इज 85%। 85%। और इंडिया में आप बिलीव नहीं करोगे, इट इज नॉट इवन 25%। मतलब 24-25 बच्चा, अभी 100 बच्चा घुसता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में तो वो 24-25 बच्चा बाहर निकल पाता है पूरी पढ़ाई करके। ये एक बहुत बड़ा फर्क है, और ये फर्क इसलिए है कि वेस्ट में दे आर मोर इंक्लाइन टू प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल लर्निंग, जबकि हमारे यहाँ हम लोग थ्योरेटिकल लर्निंग और थ्योरेटिकल अप्रोच में ज़्यादा आगे हैं। हमने एग्जाम बेस्ड लर्निंग बना दी है कि एग्जाम में जो नंबर 1 तो नंबर 1, और प्रैक्टिकल की बात नहीं करते। तो हमें इस सोच को चेंज करना होगा, विच इज ऑल्सो चेंजिंग। अब ऐसा नहीं है कि स्कूल्स में हमारे वही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है जो 20 साल पहले पढ़ाया जाता था। चेंज हो रहा है, टाइम लगेगा, पर हाँ पहल कर दी है और चेंज हो रहा है ये सब चीज़ें। आगे फ्यूचर ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कैसे लेके जाते हैं सर? AI का बहुत ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। आर टीचर्स, आर स्टूडेंट्स शुड नो हाउ टू यूज AI इन देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। AI को अगर अच्छे से यूज़ किया तो और 10 साल 15 साल बाद एक डिफरेंट दुनिया होगी हम सबके अराउंड। हम किसी को भी ये नहीं बोलेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं था तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। AI कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, इट्स जस्ट दैट हमें उसको डिप्यूट करना है, टेक्नोलॉजिकल अप्रोच लेनी है एट स्कूल लेवल, एट कॉलेज लेवल, एट यूनिवर्सिटी लेवल, सब में, और टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग बहुत अच्छा फ्यूचर देख पाएंगे एजुकेशन का। एज अ काउंसलर सर, प्लस एज अ फ्रेंड, और जितने अभी इस पॉडकास्ट को लोग सुन रहे हैं, तो कॉलेज विद्या अगर वेबसाइट पे जितने भी लोग हैं वो आते हैं, आपकी वेबसाइट को स्कैन करते हैं, पूरा देखते हैं, सारी चीज़ कंपेयर करते हैं, तो और क्या क्या चीज़ें हैं जो कॉलेज विद्या से उनको हेल्प आउट हो सकती है, तो मैं चाहूँगा कि जितने भी ऑडियंस हमारी सुन रही है उसको आप पूरा बताएं। 4C के बारे में बोलता हूँ। कंपेयर करने के लिए 30 से ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को कंपेयर कर पाएंगे बच्चे, काउंसलिंग ले पाएंगे। अगर खुद नहीं अपने डिसीजन ले पा रहे हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी लेना चाहिए, तो काउंसलर्स से बात कर पाएंगे। हमारे काउंसलर्स बहुत ही ट्रेंड और सर्टिफाइड होते हैं। वो पूरा बच्चे की ओवरऑल उसको पहले सुनते हैं, उसके लिए रिसर्च करते हैं, तभी उसके लिए सॉल्यूशन लेके आते हैं। ऑनलाइन के अंदर बच्चा बहुत आइसोलेटेड होता है, उसके पास कुछ कोई बात करने को नहीं होता। ऑनलाइन रेगुलर एजुकेशन में आपको आपके पापा मम्मी बोलने लग जाएंगे अगर आप कॉलेज या स्कूल नहीं जाओगे तो। ऑनलाइन में आपको कोई बोलने वाला नहीं है क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं है। तो वी हैव क्रिएटेड अ कम्युनिटी जिसमें आज करीबन 1 लाख बच्चा है, और जिसमें दुनिया में हर जगह से बच्चा है। कम्युनिटी क्यों बनाई? क्योंकि इस बच्चे को बहुत अकेलापन लगता था, इसके पास कोई बात करने को नहीं होता था। तो इस कम्युनिटी के अंदर हर कॉलेज का हर कोर्स करता हुआ बच्चा एक कम्युनिटी में है, जहाँ पे ये इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपस में नॉलेज शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से। और लास्ट है करियर, जहाँ पे कि आप हमारी वेबसाइट पे ही इंटर्नशिप भी देख सकते हैं कि इंटर्नशिप्स कौन कौन सी कंपनियां इस समय दे रही है। और करीबन 40 लाख से ज़्यादा इंटर्नशिप्स हमारी वेबसाइट पे लिस्टेड होती है हमेशा। और करीबन 20 लाख से ज़्यादा जॉब्स रहती हैं, और वो हर एरिया की, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दिल्ली या बॉम्बे या पुणे की, हर एरिया की इंटर्नशिप प्लस जॉब। तो ये कंप्लीट ओवरऑल सिस्टम बनाया है कॉलेज विद्या की वेबसाइट पे, जहाँ पे कि आप कंपेयर करने से चुनने तक, कम्युनिटी तक, फिर करियर तक बना सकते हो। सर ये तो मतलब आई थिंक काफ़ी सारे जो काउंसलर्स हैं उनका बिजनेस खा चुके हो आप ऑलरेडी, है ना? नहीं, हम लोग काउंसलर्स का हम लोग ऐड कर रहे हैं, हम लोग इनकी जॉब बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग 500 प्लस एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं हम लोग, और हम चाहते हैं कि हम लोग 5000 प्लस हो जाए। जितने भी काउंसलर्स हैं वो आएँ, वो यूज़ करें हमारा टूल, हमारे साइकोमेट्रिक टेस्ट अपने स्टूडेंट्स को दें, वो यूज़ करवाएं, पता लगेगा कि कितना अच्छा रिजल्ट लेके आता है ये टेस्ट। टीचर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं आपसे? हाँ जी, टीचर्स भी कर सकते हैं। टीचर्स कैन ऑल्सो, टीचर्स एंड प्रोफेसर्स एंड ऑल। टीचर्स एंड प्रोफेसर वो भी काउंसलर्स ही हैं यार। टीचर प्रोफेसर भी एक्चुअली इन्फ्लुएंस करते हैं स्टूडेंट्स को। तो वो भी पूरे वेल इन्फॉर्म्ड होने चाहिए कि क्या क्या ऑप्शन दुनिया में अवेलेबल है आज,
क्योंकि वो एक छोटे से शहर से हैं, उनको बहुत बड़ी ज़्यादा दुनिया उन्होंने देखी नहीं है, तो वो लोग आएँ, अपने आप को अपडेट करें, ऑप्शंस उनको भी पता होने चाहिए कि दुनिया में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और स्टूडेंट्स को बताएं वो लोग। सर एक क्या सीख आप एडवाइस क्या देना चाहेंगे जितने लोग आपको सुन रहे हैं आज इस पॉडकास्ट में? मेरी एडवाइस और मेरी सीख यही रही है कि हालांकि फिल्मों में हमने बहुत बार देखा है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, तो मैं यही बोलता हूँ कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिले स्टार्ट कर लो, स्टार्ट ज़रूर करना चाहिए। स्टार्टिंग में ऑप्शंस मत देखो कि मेरे पास क्या 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 ऑप्शन है, तो स्टार्ट ज़रूर करना। स्टार्ट चाहे 1 से होगा, एंड 100 पे ही होगा, तो 0 से हीरो ज़रूर बनोगे, पर 0 पे स्टार्ट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच Thank you, सर Kunal. फॉर Thank you. कमिंग ऑन अ पॉडकास्ट, और थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। और आई होप कि काफ़ी सारी इंसाइट्स जो एजुकेशन इंडस्ट्री की है वो आपको आज इस पॉडकास्ट के थ्रू मिली होगी, और जितनी भी चीज़ें आज आपने इस पॉडकास्ट में देखी हैं, सुनी हैं, आप अगर इस पॉडकास्ट को आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कॉलेज विद्या की वेबसाइट्स के लिंक और सर का लिंक हम बायो सेक्शन में, हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेंशन करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट।